वेलकम टू एग्जाम सहपाठी। और आज के वीडियो में हम जूनियर के सिलेबस के क्रम में अगला टॉपिक देखेंगे जो कि है मौर्योत्तरकालीन भारत। तो आइए इसको स्टार्ट करते हैं। मौर्यों के लगभग 200 ईसा पूर्व से 200 ईसा पूर्व से जो काल आरंभ होता है उसमें अधिकतर क्या हुए, छोटे छोटे राज्य हुए। और पहला राज्य कौन सा था उसमें, सुंग वंश। भारत के इतिहास में सर्वप्रथम ज्ञात ब्राह्मण वंश सुंग वंश था। सर्वप्रथम ब्राह्मण वंश सुंग वंश। सुंग वंश, सुंग जो थे वो उज्जैनी प्रदेश के निवासी थे। सुंग वंश की राजधानी क्या थी, विदिशा थी। सुंग वंश की स्थापना किसने की, पुष्यमित्र सुंग ने किया। और ये क्या था, मौर्य वंश में ये सेनापति था। ठीक है ना, पुष्यमित्र सुंग मौर्य वंश में सेनापति था और इसने अंतिम मौर्य सम्राट बृहदत्त की हत्या करके सुंग वंश की स्थापना की। पुष्यमित्र सुंग ने 2 अश्वमेध यज्ञ कराए थे और उनका पुरोहित कौन था, पतंजलि नाम से आप लोग परिचित होंगे। पुष्यमित्र सुंग ने अयोध्या का अभिलेख लिखवाया था जिसमें इसके मगध के शासक होने की जानकारी मिलती है। तो पुष्यमित्र सुंग ने अयोध्या का अभिलेख लिखवाया। ठीक है ना, ये याद रखिएगा। आगे देखते हैं। इसने अशोक द्वारा निर्मित भरहूत स्तूप, जो कि भरहूत स्तूप कहाँ पे है, सतना मध्य प्रदेश में है, इसको दुगुना करवाया था। ठीक है ना, इसकी ऊंचाई को दुगुना करवाया। और हिंद यूनानियों का आक्रमण सर्वप्रथम इसी काल में हुआ। हिंद यूनानियों के बारे में अभी हम नीचे इसी चैप्टर में पढ़ेंगे। ठीक है ना। अग्निमित्र जो कि सुंग वंश का शासक था और मालविका जो कि बरार की राजकुमारी थी, इनके प्रेम संबंध के बारे में ही जो कालिदास ने मालविकाग्निमित्रम नाटक लिखा है वो इनके प्रेम संबंध के बारे में लिखा है। अग्निमित्र और मालविका के बारे में। मालविका क्या थी, बरार की राजकुमारी, और अग्निमित्र सुंग वंश का शासक था। भागभद्र के दरबार में हेलियोडोरस नामक राजदूत आया था जिसने विदिशा में गरुड़ स्तंभ का निर्माण करवाया था, जो कि प्रथम हिंदू स्तंभ है। प्रथम हिंदू स्तंभ कौन है, गरुड़ स्तंभ है। और इसका निर्माण जो है किसने करवाया, हेलियोडोरस ने। कहाँ पे, विदिशा। विदिशा मध्य प्रदेश में है। ठीक है ना। अगला वंश सुंग वंश के बाद कौन सा है, कण्व वंश। तो कण्व वंश में क्या है, अंतिम सुंग शासक देवभूति। जो सुंग वंश का अंतिम शासक था वो कौन सा, देवभूति। उसकी हत्या किसने की, देवभूत के सचिव वसुदेव ने की। और 75 ईसा पूर्व में कर्ण वंश की स्थापना की। तो कर्ण वंश की स्थापना की वसुदेव ने देवभूत की हत्या करके। कर्ण वंश में 4 शासक हुए, वसुदेव, भूमिमित्र, नारायण और सुशर्मन। ठीक है ना। सुशर्मन इस जो है कर्ण वंश का आखिरी शासक था। इसमें कोई बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण उपलब्धियां नहीं है इस वंश की। तो अगला वंश देखते हैं, सातवाहन वंश। सातवाहन वंश जो है इसकी स्थापना सिमुक ने की थी। सातवाहन वंश की स्थापना किसने की, सिमुक ने की। कण्व वंश के आखिरी शासक सुशर्मन की हत्या किसने की थी, सुमुक ने। और सातवाहन वंश की स्थापना की। मौर्योत्तर काल में सबसे लंबे समय तक शासन जो है करने वाला वंश कौन था, वो सातवाहन वंश था। मौर्योत्तर काल, मौर्यों के बाद में सबसे लंबे समय तक जिनका शासन चला वो थे सातवाहन वंश। सातवाहन वंश के शासकों ने अभिलेखों एवं सिक्कों में अपने नाम के साथ अपनी माता का नाम भी अंकित करवाया। ठीक है ना। अभिलेखों और सिक्कों में सातवाहन के शासकों ने अपने अपने नाम के साथ अपनी माता का नाम भी अंकित करवाया। उसके बाद देखिए, सातवाहन वंश जो थे वो वैदिक धर्म के अनुयायी थे और इन्होंने बौद्ध भिक्षुओं को भी भूमि तथा ग्राम जो है दान में दिए थे। इसी समय पत्थर की ठोस चट्टानों को काटकर चैत्यों और विहारों का निर्माण हुआ। चैत्य और विहार जो है, अभी देखें चैत्य क्या होते थे, चैत्य जो थे वो बौद्ध धर्म के प्रार्थना स्थल होते थे। अब इसमें देखो कारले का चैत्य है, ये कारले का चैत्य मंडप कहाँ पे है, महाराष्ट्र में। ये याद रखना आप लोग कहाँ पे है। ठीक है ना, महाराष्ट्र में कारले का चैत्य मंडप ये प्रसिद्ध है। तो चैत्य जो होते हैं वो बौद्ध धर्म के प्रार्थना स्थल थे और गौतमी पुत्र सातकर्णी सातवाहन वंश का सबसे महानतम शासक था। और वशिष्ठ पुत्र पुलवामी ने सर्वप्रथम आंध्र प्रदेश को जीता था, इसीलिए इसको क्या कहा जाता है, आंध्र का राजा। तो आंध्र का राजा किसको कहते हैं, सातवाहन वंश का जो अंतिम शासक था वो कौन था, पुलवामी चतुर्थ। ठीक है ना। आगे देखते हैं अगला वंश, पश्चिमोत्तर भारत की बात कर लें थोड़ा। तो पश्चिमोत्तर भारत में भी मौर्यों के स्थान पर मध्य एशिया और चीन से आए कई विदेशी राजवंशों ने अपना शासन जमाया। कौन कौन थे ये, हिंद यूनानी, शक, पहलव और कुषाण। ठीक है ना।
तो ये पश्चिमोत्तर भारत से जो है आए थे मौर्यों के स्थान पर, तो मध्य एशिया से आए थे, ठीक है ना। तो आइए देखते हैं पहला क्या है कि हिंद यूनानी, इंडो बैक्टीरियन इनको कहते हैं। इस वंश का महत्वपूर्ण शासक कौन था? मिनेंडर, जिसे क्या कहा जाता है? मिलिंद के नाम से जानते हैं। इसकी राजधानी पंजाब में साकल, जो कि आधुनिक सियालकोट पंजाब में है। हाँ। और मिनेंडर और नागसेन के मध्य बौद्ध धर्म से जुड़े कुछ प्रश्नवाचक संवाद हुए थे, जिन्हें मिलिंद पन्हो नामक पुस्तक में संग्रहित किया गया है। तो इसको मिलिंद पन्हो को आप किससे जोड़ेंगे? नागसेन से जोड़ेंगे, ठीक है ना। भारतीयों ने हिंद यूनानी व कुषाणों से सोना व चांदी को पिघलाकर सिक्के बनाने का तरीका सीखा था। तो सिक्के बनाने का तरीका किससे सीखा गया? तो ये कुषाणों से सीखा गया और हिंद यूनानियों से, ठीक है ना। अब देखें हिंद यूनानियों की देन क्या थी, इन लोगों ने क्या क्या दिया भारत को। भारत में सोने के सिक्के हिंद यूनानियों के द्वारा चलाए गए, ठीक। सप्ताह में जो 7 दिन होते हैं, जैसे रवि सोम मंगल बुध शनि, ये सब क्या है? और कैलेंडर का जो ज्ञान है ये यूनानियों के द्वारा ही प्राप्त हुआ भारत को। ये सारी बातें याद रखने वाली बातें हैं, ठीक है ना। ऐसा नहीं कि बस खाली इसको पढ़ना है। कुंडली और पंचांग का ज्ञान यूनानियों के द्वारा हुआ। पाइथागोरस प्रमेय का ज्ञान भी यूनानियों से हुआ। और हिप्पोक्रेटस कौन थे? फादर ऑफ मेडिसिन जो थे, जिनको बोला जाता है, उनके कुछ सूत्र जो है चरक संहिता में मिले हैं, ठीक है ना। चरक संहिता एक मेडिसिन पे लिखी गई इंडिया में पुस्तक थी। अगला वंश हम देखते हैं। अगला वंश क्या है? शक, जिनको क्या बोला जाता है? सीथियन भी कहते हैं। मथुरा के शकों को चंद्रगुप्त विक्रमादित्य ने पराजित करके 57 ईसा पूर्व में विक्रम संवत चलाया था। ये एक विक्रमादित्य से रिलेटेड एक जानकारी यहाँ पे है कि इन्होंने शकों को हराया था, उसके बाद जो है विक्रम संवत चलाया था, ठीक है ना। जो विक्रम संवत था यह एक हिंदू संवत था जिस पर नेपाली कैलेंडर काम करता है। तो विक्रम संवत पर नेपाली कैलेंडर काम करता है, एक हिंदू संवत है। और जो भारतीय कैलेंडर है वो अभी नीचे बताया जाएगा किस पे काम करता है, वो शक पे काम करता है, शकों के जो शक संवत पे, ठीक है ना, अभी बताएंगे। शकों में सबसे महत्वपूर्ण कौन थे? मालवा या उज्जैनी के शक थे। शक शासक खुद को भारत में क्या बोलते थे? क्षत्रप कहते थे, ठीक है। मालवा के शक शासक रुद्रदामन प्रथम, ये नाम याद रखना, ने सौराष्ट्र प्रांत में जूनागढ़ का अभिलेख लिखवाया है, जो कि भारत में संस्कृत भाषा में लिखा गया सर्वप्रथम और सबसे बड़ा अभिलेख है। रुद्रदामन प्रथम ने कहाँ पे लिखवाया था? जूनागढ़ का अभिलेख। अब देखिए स्वयंवर के बारे में जानकारी देने वाला सबसे पहला जो अभिलेख था वो कौन सा? जूनागढ़ का अभिलेख। किसने लिखवाया था? रुद्रदामन प्रथम ने, ठीक है। आगे देखते हैं इसमें। जूनागढ़ अभिलेख से इस बात की जानकारी मिलती है कि चंद्रगुप्त मौर्य ने पुष्यगुप्त वैश्य की मदद से सौराष्ट्र प्रांत में सुदर्शन झील का निर्माण करवाया था। अधिकतर जो क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम से वो क्या पूछा जाता है कि सुदर्शन झील का जीर्णोद्धार किसने कराया? तो स्कंदगुप्त ने। लेकिन निर्माण की बात है तो निर्माण किसने कराया था? सौराष्ट्र प्रांत में चंद्रगुप्त मौर्य ने कराया था। उसके बाद देखो अशोक ने राधागुप्त की मदद से इसकी मरम्मत करवाई थी। उसके बाद रुद्रदामन प्रथम ने बिना बेगार के इसका पुनरुद्धार करवाया था। ये प्रश्न इस तरह से पूछा जाता है कि बिना बेगार के सुदर्शन झील का पुनरुद्धार किसने करवाया था? तो रुद्रदामन प्रथम ने। लेकिन जो सबसे ज़्यादा पूछा जाता है वो ये कि सुदर्शन झील का जीर्णोद्धार किसने करवाया था? तो वो था स्कंदगुप्त। तो ये सुदर्शन झील का इतिहास हो गया, यहाँ से यहाँ तक समझ लो। अगला जो वंश है वो क्या है? पहलव। इनको पार्थियन बोलते हैं। पहलव वंश में माउस और गंदोफर्निस नामक 2 शासक हुए जिनका कोई ऐतिहासिक महत्व नहीं था, तो ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन इनका नाम आप लोग जान लीजिए, माउस और गंदोफर्निस। अगला वंश जो आपका आ रहा है वो है क्या? कुषाण वंश या काइसुंग इनको बोलते हैं। कुषाण वंश का संस्थापक कौन था? कुजुल कडफिसस, ठीक है। भारत में सबसे पहले सोने के सिक्के जारी करने का श्रेय विम कडफिसस को जाता है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, विम कडफिसस का नाम याद रखना। भारत में सोने सिक्के जारी करने का श्रेय किसको है? विम कडफिसस को। और कुषाण राजाओं ने उच्च कोटि की स्वर्ण मुद्राएं जारी की, ये भी इंपॉर्टेंट है। उच्च कोटि की स्वर्ण मुद्राएं किसने जारी की? तो वो कुषाण राजाओं ने। यहाँ पे देखिए कुषाणकालीन सोने का सिक्का है आपका, ओके। सर्वाधिक तांबे के सिक्के चलाने का श्रेय किसको है? तो सर्वाधिक तांबे के सिक्के चलाने का श्रेय भी विम कडफिसस को ही प्राप्त है।
और विम कडफिसस को उसने राजा वांग की उपाधि धारण की थी। इसके सिक्कों पर, यानी कि विम कडफिसस के सिक्कों पर शिव, नंदी और त्रिशूल का चित्र मिलता है, जिससे इसके शैव धर्म के अनुयायी होने का पता चलता है। ठीक है ना। कुषाणों ने चीन से मध्य एशिया होते हुए रोमन साम्राज्य को जाने वाले प्रख्यात रेशम मार्ग पर नियंत्रण कर लिया था। कुषाणों ने कर लिया था नियंत्रण, जिससे भारतीय व्यापार के लिए नए अवसर मिले और भारतीय व्यापार में वृद्धि हुई। भारत में जो देवत्व की भावना है, ये प्रणाली शकों और कुषाणों से प्राप्त हुई। देवत्व की भावना की प्रणाली इंपॉर्टेंट है। ये कहाँ से प्राप्त हुई? शक और कुषाणों से। शाहानुशाही की अवधारणा कुषाणों की ही देन है। शाहानुशाही की अवधारणा किसकी देन है? कुषाणों की देन है। तो एक कुषाण का जो है महत्वपूर्ण शासक हुआ था कनिष्क, उसके बारे में जान लेते हैं। कनिष्क ने तक्षशिला, पुरुषपुर नगर का सुंदरीकरण किया और कश्मीर में कनिष्कपुर, जिसको आधुनिक काजीपुर, जो कि श्रीनगर के पास में है, उसको बसाया था। ठीक है ना। तक्षशिला और पुरुषपुर का सुंदरीकरण और कश्मीर में कनिष्कपुर की स्थापना। कनिष्क की दो राजधानियाँ थी। एक तो थी पुरुषपुर, जिसको अब पेशावर कहा जाता है, और दूसरा कौन था? मथुरा। ठीक है ना। कनिष्क ने पार्श्व के कहने पर कुंडनवन, यानी कि कश्मीर में चतुर्थ बौद्ध संगीति कराई थी? किसने? कनिष्क ने। अब आप बताएंगे कमेंट में कि तृतीय बौद्ध संगीत, द्वितीय और प्रथम किसने कराई थी। ठीक है, कमेंट जरूर करिएगा। इसी समय बौद्ध धर्म दो संप्रदायों में बट गया, हीनयान और महायान। कनिष्क जो है वो महायान का संरक्षक था। ठीक है ना। मतलब कब बटा था हीनयान और महायान में? चतुर्थ बौद्ध संगीति में बौद्ध संप्रदाय हीनयान और महायान में बट गया था। इसे अशोक द्वितीय के नाम से जानते हैं। किसको? कनिष्क को। ठीक है। अब देखिए आगे। कनिष्क ने 78 ईस्वी में शक संवत चलाया था, जिसे 22 मार्च 1957 को भारत के राष्ट्रीय संवत के रूप में अपनाया गया। कब अपनाया गया? 22 मार्च 1957 को भारत के राष्ट्रीय संवत। अभी आपको ऊपर बताया गया था विक्रम संवत जो चलाया गया था, वो जो है नेपाल का राष्ट्रीय कैलेंडर है। ठीक है ना। और भारत का जो राष्ट्रीय संवत है वो क्या है? शक संवत है। और इसका जो है पहला महीना क्या होता है? चैत्र। यह 21 या 22 मार्च को प्रारंभ होता है। भारतीय कैलेंडर शक संवत पर कार्य करता है और नेपाली कैलेंडर विक्रम संवत पर। ठीक है। कनिष्क के दरबार में अश्वघोष, बुद्धचरित, सौंदरानंद, सारिपुत्र प्रकरण, ये क्या है? अश्वघोष के द्वारा लिखित जो रचनाएं हैं वो हैं तीनों। ठीक है ना। ये आप लोग याद रखना। अश्वघोष ने लिखी है बुद्धचरित, सौंदरानंद और सारिपुत्र प्रकरण। उसके बाद चरक संहिता। अभी चरक संहिता की बात ऊपर आई थी कि चरक संहिता में जो है कुछ सूत्र मिले थे हिप्पोक्रेटस के। ठीक है ना। उसके बाद यहाँ पे वसुमित्र ने क्या लिखी? विभाष शास्त्र। और नागार्जुन, सापेक्षतावाद का सिद्धांत नागार्जुन ने दिया था। ये सब जो है कनिष्क के दरबार में रहते थे। चरक जो है वो कनिष्क के समय चिकित्सक थे। इन्होंने क्या लिखी थी? चरक संहिता। इसमें लगभग 600 से ज़्यादा औषधियों के बारे में इन्होंने लिखा है। और यह संहिता निर्देश देती है कि चिकित्सक को अपने मरीजों से विश्वासघात नहीं करना चाहिए। कौन कहता है ये? चरक संहिता कहती है। अब कुषाणों की देन देख लेते हैं। विक्रम संवत 57 ईसा पूर्व और शक संवत 78 ईस्वी के मध्य 135 वर्ष का अंतर है। ये क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है ना, कि विक्रम संवत और शक संवत के बीच में कितना अंतर है। तो ये 57 ईसा पूर्व था, ईसा से 57 वर्ष पहले था। उसके बाद शक संवत क्या है? ईसा से 78 वर्ष बाद। तो 57 78 मिलके कितना हो गया? 135। ठीक है ना। नागार्जुन को भारत का आइंस्टीन कहा जाता है। ये भी एक स्टैटिक जीके समझ लीजिए। अश्वघोष को भारत का मिल्टन और संस्कृत नाटक का पिता कहा जाता है। अश्वघोष को भारत का मिल्टन, संस्कृत नाटक का पिता। अश्वघोष ने क्या लिखा? सारिपुत्र प्रकरण। ये गौतम बुद्ध के प्रिय शिष्य सारिपुत्र पर एक नाटक है। वसुमित्र ने विभाष शास्त्र लिखा था। इसे क्या कहा जाता है? बौद्ध धर्म का विश्वकोश कहा जाता है। बौद्ध धर्म का विश्वकोश क्या है? विभाष शास्त्र। याद रखना इसको। भारत में सर्वाधिक शुद्ध प्रकार के सोने के सिक्के कुषाणों के शासनकाल में चलाए। अभी ऊपर बताया गया था। सिक्कों पर बुद्ध के चित्रों के अंकन की शुरुआत कब से हुई? तो कुषाणों के शासनकाल में हुई। बुद्ध के चित्र बनाने शुरू किए किसने? कुषाणों ने। आगे देखते हैं।
भारी लंबे कोट जिनको शेरवानी कहा जाता था, लंबे जूते जिनको बूट, पगड़ी, कुर्ता पैजामा, चोंगा, घोड़े की लगाम, टोटी, फुहारा, ये सब कुषाणों की देन है। ठीक है ना। अब देखते हैं मूर्ति कला के बारे में। मूर्ति कला जो है, मूर्ति कला से भी प्रश्न आते हैं, ये गांधार कला और क्या कहते हैं मथुरा कला से। तो इसके बारे में देखते हैं। कुषाण काल की कला के दो प्रमुख केंद्र थे, एक थे मथुरा, एक दूसरा गांधार। देखिए गांधार कालीन मूर्ति है और ये मथुरा की। गांधार कालीन मूर्ति में कलर दूसरा यूज किया गया है और मथुरा कालीन में दूसरा। तो गांधार कला के बारे में देखते हैं क्या है। इसे इस कला को इंडो ग्रीक, ग्रीको रीमन और ग्रीको बुद्ध कला के नाम से भी जानते हैं। इस शैली की मूर्तियों में स्लेटी या नीली धूसर बलुआ पत्थर का प्रयोग हुआ है। ठीक है ना। अभी देखा ना आपने, गांधार कला की मूर्ति नीले रंग की थी, हल्के नीले की। माना जाता है कि बुद्ध की प्रतिमा की कल्पना एवं निर्माण सर्वप्रथम गांधार मूर्ति शैली के मूर्तिकारों द्वारा ही किया गया है। ठीक है ना। बुद्ध की सर्वाधिक मूर्ति गांधार कला के तहत ही बनाई गई। सबसे ज़्यादा मूर्तियाँ कब बनाई गई? गांधार कला के तहत। इन मूर्तियों में बुद्ध को आध्यात्मिक मुद्रा में और लहराते बालों के साथ सर पे जटा को दिखाया गया है। ठीक है ना। अभी आपने फिगर देखा ही था। अब देखिए मथुरा कला। मथुरा कला में क्या है कि इस कला शैली में लाल बलुआ पत्थर का इस्तेमाल हुआ। हल्का लाल था ना वो, और गांधार कला वाला हल्का नीला था। मथुरा मूर्ति शैली के मूर्तिकारों द्वारा निर्मित बुद्ध की पद्मासन में बैठी मूर्ति प्राप्त हुई है। सिर के पीछे प्रभामंडल है तथा चेहरे पर प्रसन्नता का भाव है। ठीक है ना। दोनों में अंतर है। गांधार में दूसरा तरीका था और मथुरा में दूसरे तरीके से बनाया जा रहा है। मथुरा में कंकाली टीला पाया गया है, जहाँ से जैन धर्म की मूर्तियाँ पाई गई हैं। तो केवल बौद्ध ही नहीं, मथुरा कला में जैन धर्म की भी मूर्तियाँ बनती थी। और चीन ने जो बौद्ध चित्रकला है वो किससे सीखी है? वो भारत से सीखी है। ठीक है ना। तो ये हमारा जो है आज के टॉपिक में इतना ही था। आगे के टॉपिक में हम लोग गुप्त काल पढ़ेंगे। ठीक है ना। तो ये वीडियो आपको देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और जिसको ज़रूरी हो उसके पास तक भी ये वीडियो आप लोग पहुंचा दीजिए, और लाइक और शेयर भी करना हो तो कर दीजिए। ठीक है ना। धन्यवाद।